गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 4 के बारे में, है ना। चैप्टर है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का रसायन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या है उसके बारे में जानते हैं। अच्छा, ये चैप्टर में पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? नहीं नहीं पढ़ाया हूँ ना। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ा चुका हूँ क्या करके, क्योंकि सेकंड ईयर में ये था तो शायद सेकंड ईयर में पढ़ाया होगा। हाँ, तो बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। बात करते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन। तो ये जो रहता है एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर बने होते हैं, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने हो उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन को एक फार्मूले के रूप में लिखते हैं। जैसे हमने एक फार्मूले के रूप में कुछ इस प्रकार से लिखा, CnH2n+2, इस प्रकार से लिखा। और n की वैल्यू हम क्रमशः रखते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो इसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग रहता है। तो इसमें यदि नंबर 1 करता हूं मैं तो ये हो जाएगा CH। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 1 कम 2 और 2 4 हो जाएगा CH4। तो क्या बन गया? मेथेन बन गया, है ना। मेथेन बन गया। वैसे ही कार्बन की संख्या 2 करूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एथेन करके बन जाएगा, है ना। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस प्रकार से बनते जाते हैं। ये सब आते हैं हाइड्रोकार्बन में। अब कभी मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल के रूप में पूछूं कि चलो भाई कुछ हाइड्रोकार्बन के नाम बताइए करके, तो तुम ये मुझे बता सकते हो, मेथेन, एथेन, है ना, प्रोपेन, ब्यूटेन करके बता सकते हो। ठीक, तो ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है खुली श्रृंखला वाली हाइड्रोकार्बन होती है और एक होती है बंद श्रृंखला वाली हाइड्रोकार्बन होती है। ठीक है, खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होती है खुली श्रृंखला वाली हाइड्रोकार्बन और एक होती है बंद श्रृंखला वाली हाइड्रोकार्बन। हाँ, खुली श्रृंखला वाली हाइड्रोकार्बन, या इसको बोला जाता है खुली श्रृंखला की मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक लंबी चेन बन सकती है या ब्रांचेस के रूप में रह सकते हैं। लेकिन खुली श्रृंखला का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग वाला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से कभी भी कनेक्टेड नहीं रहेगा। इसको बोला जाता है खुली श्रृंखला वाली। तो खुली श्रृंखला वाली में कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन जो है, इस प्रकार से हो सकते हैं या कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। ये इधर, ये इस प्रकार से, ये खुली श्रृंखला वाली कार्बन हो गई, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं एलिफैटिक करके बोलते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और एक आती है बंद श्रृंखला वाली हाइड्रोकार्बन। तो बंद श्रृंखला वाली में क्या होती है कि कार्बन कार्बन के बीच में स्टार्टिंग का जो कार्बन होता है वो एंडिंग वाले कार्बन के साथ में कनेक्टेड रहता है। तो इसको हम बोलते हैं बंद श्रृंखला वाली कार्बन बोलते हैं। तो यदि श्रृंखला बंद हो तो वो दो तरीके से हो सकता है। या तो हम उसको साइक्लो करके बोलते हैं, साइक्लो करके बोलेंगे, साइक्लो एल्केन करके, या तो वो बेंजीन रिंग होता है जो क्लोज्ड रहता है। तो इस प्रकार से ये साइक्लोप्रोपेन है, 3 कार्बन हो गए, साइक्लोप्रोपेन हो गए। कार्बन 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 के बीच में ये आपस में बॉन्डिंग रहे तो ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। वैसे ही बेंजीन का रिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये होती है बंद श्रृंखला वाली और ये होती है खुली श्रृंखला वाली। खुली श्रृंखला वाली और बंद श्रृंखला वाली। अब हम बात करेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। बात की है ना, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन फिर से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पैराफिन होता है, या इसको हम बोलते हैं एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पैराफिन, हाँ पैराफिन होता है, पैराफिन
संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? तो वे कार्बन जिसकी संयोजकता 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और चारों जो वैलेंसी है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहे, तो उसको बोला जाता है संतृप्त कार्बन। जैसे 1 2 3 4 एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड से बंधे रहते हैं, तो उसको बोला जाता है संतृप्त है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, और ये चारों पर बॉन्ड बना रहा है सिंगल सिंगल, है ना, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और इसी का नाम है पैराफिन है। और ये असंतृप्त कार्बन जो है फिर से दो प्रकार के होते हैं। असंतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन किसको बोलेंगे? जिसमें कार्बन के बीच में कोई भी सिंगल सिंगल बॉन्ड ही नहीं रहता, या तो डबल बॉन्ड रहेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो उसमें ये है कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4 होती है, एक के साथ सिंगल, एक के साथ सिंगल, एक के साथ सिंगल, तो सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो सेटिस्फाई है, संतृप्त है। लेकिन यदि ऐसा रहा कि ये 3 ठोक बस बॉन्ड बना, 3 ठोक बस बॉन्ड बना और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है, तो ये बोलेंगे कि ये संतुष्ट नहीं है, है ना, तो इसको बोलते हैं असंतृप्त है, असंतृप्त। तो अब ये जो है, चाहे तो ये डबल बॉन्ड करके हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, या हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड करके हो सकता है, ये इस प्रकार से, है ना। तो ये जो है वो दो प्रकार के होते हैं असंतृप्त हाइड्रो। इसको हम बोलते हैं, एक को ओलिफिन बोलते हैं, ओलिफिन बोलते हैं, और एक को बोलते हैं एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन, है ना। तो इसी में इनके और भी नाम होते हैं ना, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ये होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसका एक और नाम होता है कि यदि कार्बन के सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है तो इसको हम एल्केन बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। इनको हम एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, और इनको हम एल्काइन बोलते हैं, एल्काइन करके बोलते हैं। आ गया क्या समझ में? तो किसी एल्कीन का नाम बताओ करके बोलूंगा तो ऐसे बताना पड़ेगा जिसमें कम से कम 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड तो रहे, तो वो एल्कीन होगा, है ना। किसी एल्काइन का नाम बताओ करके बोलूंगा तो कम से कम 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड तो होने ही चाहिए, तब ये होगा एल्काइन। तो ये इस प्रकार से रहा, है ना। अब इसका फार्मूला बात करते हैं। पैराफिन का जो फार्मूला होता है वो यही होता है, एल्केन है, एल्केन है तो CnH2n+2 करके होगा, ये है एल्केन, इसका फार्मूला है। और ओलिफिन, ओलिफिन जो मतलब एल्किन, एल्किन में होगा फार्मूला। अच्छा, एल्किन हम इसको बोलते हैं, ये CH और ये CH, एल्किन बोले चाहे एथिलीन करके बोले, है ना। ये C2, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हो गए। कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 का डबल, तो इसका फार्मूला होता है CnH2n, ये होता है। इसमें से 2 कम और ये वाला इसमें से 2 कम हो जाता है, 2 हाइड्रोजन फिर से कम हो गया, तो CnH2n-2, तो ये होता है इसका फार्मूला, एल्केन, एल्किन और एल्काइन का। चलो बताना मुझे, हाँ इसको मिटाऊं, ये अभी जो बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, खास करके केमिस्ट्री तुम पढ़ रहे हो तो इतना तो पता होना चाहिए किसको एल्केन, एल्किन, एल्काइन बोलते हैं कार्बनिक में, तो इसलिए याद कर लेना उसको। और मैं क्या बता रहा था कि ये पूछना चाह रहा था, C3H8 करके है, C3H8 करके है, तो ये कौन से फॉर्मूले में दिख रहा है तुम लोगों को? अभी जो एल्केन, एल्किन और एल्काइन का जो फार्मूला बता रहा था उसमें से किस में दिख रहा है ये? तो क्या करोगे, 3 है, 3 का डबल करोगे, हाँ एल्केन में दिख रहा है, 3 का डबल मतलब 6, और उसमें +2 मतलब एल्केन वाला, और 2 नहीं रहता तो एल्कीन वाला, और -2 रहता तो एल्काइन वाला। तो ये क्या चीज है जी? पैराफिन है कि ओलिफिन है कि एसिटिलीन है? पैराफिन है, बस, तो ऐसे ही जानना है। तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त है कि असंतृप्त है? संतृप्त है, बस ऐसे जानने, ठीक। ये एल्केन वगैरह रहते हैं वो बहुत कम क्रियाशील होते हैं, है ना, इस चीज को भी याद रखना। इसलिए इनको पैराफिन करके कहा जाता है, क्योंकि कम क्रियाशील इसलिए होता है कि कार्बन की ये चारों तरफ से वो बॉन्डिंग रहती ही है ना। और इसमें क्या होता है, जो ओलिफिन वगैरह रहता है वो इनकी अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा
ज्यादा क्रियाशील रहता है, क्योंकि डबल बॉन्ड रहता है तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो वीक होते हैं, तो जल्दी से टूट जाता है, तो इनकी अपेक्षा वो कम। तो इसकी जो क्रियाशीलता का क्रम होगा वो प्राइमरी में, हाँ प्राइमरी में ज्यादा रहेगा क्रियाशीलता, सेकेंडरी में उससे कम रहेगा, और टर्सरी में उनसे और कम होगा। तो इस प्रकार से उनका क्रम होगा, क्रियाशीलता का क्रम। हाँ, क्या कहा मैंने? प्राइमरी जो होगा वो कम क्रियाशील होगा, सेकेंडरी उनसे थोड़ा सा ज्यादा क्रियाशील रहेगा, और टर्सरी रहेगा मतलब तृतीयक, वो थोड़ा सा, तृतीयक नहीं मतलब कि एसिटिलीन है ना, पैराफिन, ओलिफिन और एसिटिलीन में। ये हो गया। अब उसके बाद में बात करते हैं इनकी विशेषताएं हैं। इनकी विशेषताएं ये है कि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो हाइड्रोकार्बन के बीच में कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग रहती है। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध लंबाई होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होती है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड रहता है वो 1.09 एंगस्ट्रॉम करके होता है। अब कहाँ से होता है, कैसे होता है, कैसे नापे हैं, वो अलग चीज है ना। इसको याद रखना भाई, कार्बन कार्बन के बीच में 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन। अच्छा, इसका निकालने का तो मैं बताया था ना, इसकी बॉन्ड लेंथ निकालने का तुम पूछे थे ना। तो मैं बताया था बॉन्ड लेंथ निकालने का, वो द्विध्रुव आघूर्ण के थ्रू निकालते हैं। बॉन्ड लेंथ का ही तो बताया था क्या, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया था। हाँ 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 हाँ, सबसे पहले इनकी ये है, इनकी परमाणुविक त्रिज्या पता होनी चाहिए। जैसे ये कार्बन है, कार्बन की अब परमाणुविक त्रिज्या तुम्हें पता होनी चाहिए, तब जाके द्विध्रुव आघूर्ण निकलेगा, है ना। और ये परमाणुविक त्रिज्या जो है वो प्रायोगिक से निकाला गया है। किसी भी चीज का लेंथ निकालना है तो प्रायोगिक विधि से निकाला गया, क्योंकि हमारे पास तो वो कार्बन नहीं है जिसको हम नाप सके ना, हमारे पास वो पैरामीटर नहीं है जिससे हम नाप पाए, है ना। तो ये इसके मान रहते हैं, तो स्टैंडर्ड मान इसको याद रखिएगा। कार्बन कार्बन के बीच में 1.54 होता है और 1.09 होता है। वैसे ही कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड रहता है तो उसका 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड रहे तो 1.20। हाँ ठीक, थैंक यू। तो ये रहता है कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये बॉन्ड लेंथ जान जाना है ना। इनकी विशेषता के बारे में बात करते हैं, तो पहली विशेषता ये है कि बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन के बीच में 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1.09 एंगस्ट्रॉम। दूसरी विशेषता ये है कि एल्केन में कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होती है। sp3 जानते हो, मीथेन के बीच में CH4 मीथेन है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो मीथेन क्या है, एल्केन है, तो हम एल्केन की विशेषता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एल्केन के बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक, और है इनके अणुओं की ज्यामिति जो होती है वो चतुष्फलकीय होती है। तीसरा है इनकी ज्यामिति जो होती है वो चतुष्फलकीय होती है। चौथा है कार्बन कार्बन आबंध की ऊर्जा लगभग 80 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है इनकी ऊर्जा। एल्केन में पाई बॉन्ड होता है कि नहीं होता है, एल्केन में पाई बंद होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि कार्बन की और चारों ओर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सभी तरफ सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए पाई बंद नहीं होते हैं। ठीक, ये भी है। चलो, ये तो इनकी विशेषता के बारे में रह गया। अब बात करते हैं हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसका नाम क्या बोलेंगे, जैसे ये कार्बन है और इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसका क्या नाम होगा? तो हम नंबर ऑफ कार्बन के थ्रू बोलेंगे, है ना। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, है ना। अब एथ और इसके बाद में डबल बॉन्ड रहे तो क्या बोलते हैं, इन करके जोड़ते हैं तो एथीन बोलते हैं इसको, या इसी को एथिलीन करके भी बोलते हैं, है ना। एथीन या एथिलीन, ये इसका नाम हो जाएगा। वैसे ही कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहे तो इसका नाम क्या होगा? इथाइन, है ना, इथाइन या एसिटिलीन, ये इनका नाम है। इथाइन या एसिटिलीन इनका नाम है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है
बताया था दो प्रकार के होते हैं, एक ओलिफिन और दूसरा एसिटिलीन करके। तो ये यही चीज है, इसको हम ओलिफिन बोल देते हैं, ये एसिटिलीन हो जाता है। हाँ अच्छा, ओलिफिन देखो, पैराफिन का मतलब एक होता है कि उसकी क्रियाशीलता कम होती है, कम क्रियाशील तो पैराफिन बोलता है ना। और ओलिफिन का भी कुछ इतिहास होगा यहाँ पास, ओलिफिन क्यों बोलते हैं करके। दिया है क्या? हाँ 4 में दिया है, क्या दिया है? वो तो उनकी विशेषता है, ओलिफिन क्यों बोलते हैं करके कुछ नाम दिया गया होगा, उसको देखना, ठीक है, नेट से देख लेना। पैराफिन का मतलब तो वो क्या बोलते हैं, पैराफिन का मतलब जो होता है वो पैरम करके होता है, पैरम भी बहुत छोटा होता है, तो क्रियाशीलता कम होती है, इनके आधार पर उनको पैराफिन बोल दिया जाता है। वैसे उनको ओलिफिन नाम दिया गया है, तो कुछ कारण होंगे, देखना तो, ठीक है। तो अब बात करते हैं, खुली श्रृंखला हो गई, खुली श्रृंखला में अच्छा, अब हम बात करते हैं खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। देख लिए, तो खुली श्रृंखला कुछ इस प्रकार से रहेगी, CH3 CH2 OH, ये एक खुली श्रृंखला वाली है। इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा जी? हाँ एथेन, एथेनॉल, हाँ एथेनॉल, ठीक। तो इसका नाम होगा, सामान्य नाम बोलेंगे तो ये एथिल एल्कोहल है ना, या इसका IUPAC नाम में एथेनॉल हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। तो ये है खुली श्रृंखला। बंद श्रृंखला में हम साइक्लो ग्रुप आ जाता है, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब हो जाते हैं बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला में दो दो टाइप के होते हैं श्रृंखला, एक तो होता है समचक्रीय, समचक्रीय होता है जिसको हम होमोलेटरी करके बोलते हैं, होमो चक्रीय बोल रहे हैं, होमो साइक्लिक बोल रहे हैं, साइक्लिक, होमोसाइक्लिक। दूसरा हो जाएगा विषम चक्रीय, विषम चक्रीय जिसमें हिट्रियो साइक्लिक। हाँ, तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के होते हैं जो श्रृंखला, जो बंद वाली श्रृंखला होती है, दो टाइप की होती है, एक होता है समचक्रीय और एक होती है विषम चक्रीय। तो समचक्रीय जो होता है, समचक्रीय होता है, उसमें यह होता है कि सभी जो बॉन्डिंग है वो कार्बन कार्बन के बीच में होता है, जिसको हम एलिसाइक्लिक बोलते हैं। ऐसे समचक्रीय कार्बनिक यौगिक जिनके गुण जो है वो एलिफैटिक यौगिकों से मिलते हों, एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं, है ना। तो ये होता है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग रहती है वो, ये बेंजीन रिंग नहीं है ना, जैसे साइक्लो, मैंने साइक्लोप्रोपेन बना दिया, तो ये जो है एरोमेटिक नहीं है, हालांकि ये क्या क्लोज्ड श्रृंखला ही है, बंद श्रृंखला है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। तो ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, या तो समचक्रीय बोलते हैं या विषम चक्रीय बोलते हैं। और इसी को समचक्रीय यौगिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक एलिसाइक्लिक, ये वाला दो प्रकार का होगा, एक होगा एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और एक होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक करके। तो एलिसाइक्लिक के अंतर्गत में ये हो गया सी सी सी, इनके बीच में साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोपेंटेन, कार्बन 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 कार्बन, साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, इस प्रकार से साइक्लोहेक्सेन हो गया। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे?
यहाँ पर हाइड्रोजन कितना लिखूं? हाँ 2 लिखना पड़ेगा H2 है ना, H2 करके, इधर भी H2 और इधर भी H2, क्योंकि ये 2 बॉन्ड को ये कंप्लीट कर रहा है। सभी जगह में H2 करके आ जाएगा, H2 करके। तो ये देखो H2 CH2 करके आ रहा है, इसका मतलब ये जो है वो मेथिल जो बनता है ये CH3 करके बनता है मेथिल। तो ये मेथिलीन ग्रुप का है, इसलिए ये एलिसाइक्लिक को हम पॉलीमेथिलीन करके भी बोलते हैं। ये एलिसाइक्लिक को पॉलीमेथिलीन करके भी बोलते हैं, ठीक है। एलिसाइक्लिक को पॉलीमेथिलीन भी बोलते हैं क्योंकि CH2 ग्रुप जो है वो यूज होता है। एरोमेटिक को बेंजेनाइड करके भी बोलते हैं। इसमें बेंजीन के समान 6 कार्बन परमाणुओं से बनी एकांतर युग्म बंध, हाँ एरोमेटिक उसको बोलते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड करके अल्टरनेट रहते हैं बेंजीन रिंग में, तो वो होता है हमारे एरोमेटिक के अंतर्गत। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग है, कार्बन 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 कार्बन, इसको हम बोलते हैं एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड रहता है, यहाँ पास फिर एक छोड़ के, फिर यहाँ पास फिर एक छोड़ के, इस प्रकार से। तो इसको बोलते हैं हम बेंजीन बोलते हैं, ये है हमारा बेंजीन। अच्छा, इसमें कार्बन कितने होंगे? 6, ठीक है। हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन तो सभी जगह वो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये इस प्रकार से हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं बेंजीन। एक इसी में यदि ये बेंजीन है, इसी में यदि ये हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और इसके साथ में CH3 करके और जोड़ दिया जाए, तब इसका नाम क्या हो जाता है? CH3 जब जुड़ा रहे तो इसका नाम होता है टॉलुइन होता है। बेंजीन रिंग में एक मेथिल ग्रुप जुड़ा रहे तो उसका नाम होता है टॉलुइन, ठीक, ये इसका नाम हो जाएगा टॉलुइन। एक है बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में यदि N डबल बॉन्ड, ये उपसंयोजक बंध और ये C इस प्रकार से रहे, तो जब CN करके रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? CN को साइनाइड बोलते हैं। जब NC रहे तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग का फेनिल है तो फेनिल आइसोसाइनाइड है। तो ये भी एरोमेटिक है, इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड, और ये एरोमेटिक है तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक। तो इस प्रकार से एलिफेटिक और एरोमेटिक को जान गए। अब बात करते हैं हम समचक्रीय का। हो गया, समचक्रीय जो है 2 प्रकार के होंगे, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को हम पॉलीमेथिलीन भी बोलते हैं, एरोमेटिक को हम बेंजेनाइड करके भी बोलते हैं। और विषम चक्रीय में आता है, समचक्रीय क्या बोले थे? इसके बीच में पूरे कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्डिंग रहती है। ये देखो कार्बन 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 कार्बन, कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन विषम चक्रीय में ये होता है कि कार्बन के अलावा भी कोई अन्य तत्व के साथ में रिंग जो है वो जुड़ा रहता है। जैसे एक फ्यूरेन का दिखा देते हैं, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, ऐसा कुछ जुड़ा रहेगा। तो ये है विषम चक्रीय के एग्जाम्पल बता रहे हैं। विषम चक्रीय के एग्जाम्पल में है फ्यूरेन है, जैसे कार्बन 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 और ये इसके साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये इस प्रकार से। हाँ, तो इसका नाम है फ्यूरेन है, फ्यूरेन है। यहाँ पास कितने हाइड्रोजन होंगे? एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन और ये यहाँ भी एक हाइड्रोजन। तो इस प्रकार देखना, कार्बन 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 के अलावा भी किसी के साथ में और रिंग जो है वो कनेक्टेड है, तो इसको बोला जाता है विषम चक्रीय बोला जाता है, ठीक है, विषम चक्रीय। एक आध और दिखाते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, हाँ यहाँ पास यदि सल्फर रहे, एस रहे, है ना, तो सल्फर जब रहता है तो थायोसल्फेट ऐसा कुछ बोलते हैं, तो इसका नाम है थायोफीन करके है, इसका नाम थायोफीन, थायोफीन है। ये हो गया, इसमें हाइड्रोजन एक एक डाल लेना ना, थायोफीन। और है NH करके, कार्बन 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 डबल बॉन्ड,
NH, तो इसका नाम है पाइरोल है। तो कुछ कुछ चीजों को याद रखा करो। विषम चक्रीय के अंतर्गत फ्यूरेन, थायोफिन और पाइरोल, ये इसके एग्जाम्पल है विषम चक्रीय, जो कार्बन के अलावा किसी अन्य तत्व के साथ में कनेक्टेड है। तो ये हो गया। वैसे ही पिरिडीन भी है, क्विनोलिन है, आइसोक्विनोलिन है। अब बात करते हैं हम एल्केन के बारे में बात करते हैं। प्रकृति में एल्केन जो है वो कच्चे पेट्रोलियम के स्रोत के रूप में मिलते हैं। पेट्रोलियम का कुआं रहता है, वहां से एल्केन मिलते हैं। तो देखो, ये जो हम घरों में यूज करते हैं एलपीजी गैस, उसमें से मीथेन की मात्रा रहती है, ब्यूटेन की मात्रा रहती है ना। मीथेन गैस है, ब्यूटेन गैस है, इनकी मात्रा रहती है। तो ये सब क्या है, बेसिकली एल्केन है। एल्केन है तो ये कहाँ से मिलता है, प्राकृतिक गैस से मिलते हैं। ये प्राकृतिक गैस जैसे पेट्रोलियम है, वहां से गैस निकलता है, तो वो जो है वो ईंधन का काम आता है। तो ये जो होते हैं प्राकृतिक पेट्रोलियम के कच्चे पेट्रोलियम के कुएं जो रहते हैं, वहां से प्राप्त होता है। ठीक है, पेट्रोलियम के कुओं से प्राप्त होने वाली प्राकृतिक गैस में केवल कम अणुभार वाले एल्केन होते हैं। कम अणुभार वाले एल्केन, अच्छा, तो एल्केन जो है वो पूरा पूरा एल्केन जनरेट नहीं होता है। मेथेन जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसके बाद में मेथेन, एथेन जो है उससे बहुत कम मात्रा में, और प्रोपेन जो है उससे कम मात्रा में। उसके बाद के जो उच्चतर एल्केन होते हैं, ब्यूटेन है या पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब जो हैं वो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। सभी को मिलाकर लगभग 3% बस ही मिलता है। तो ये मेथेन, एथेन और प्रोपेन जो हैं, मेथेन, एथेन और प्रोपेन जो हैं वो 12:2:1 अनुपात में मिलता है ना। तो मेथेन सबसे ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, प्रोपेन की अपेक्षा 12 गुना है, ये जो है एथेन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा मिल रहा है। तो इस प्रकार से अब इसके बाद के जो भी सदस्य होते हैं वो सब मिला के लगभग 3% मात्रा होती है उच्चतर एल्केन जो होती है। तो इस प्रकार से मेथेन ज्यादा मिलता है, इसलिए एलपीजी के में मेथेन का यूज करते हैं। मेथेन ब्यूटेन द्रवित पेट्रोलियम गैस करके बोलते हैं ना, एलपीजी। और ये जो एल्केन बनते जाता है, तो मैंने कहा क्या कहा, एक कार्बन रहा तो मेथेन बोला, 2 कार्बन रहा तो एथेन बोला, 3 कार्बन तो प्रोपेन, ऐसे करते करते 70 कार्बन तक के बनते हैं। 70 कार्बन तक के बनते हैं, स्थायी यौगिक बनाते हैं। चलो, एल्केन में समावयता, तो एल्केन में 2 प्रकार की समावयता पाई जाती है। एल्केन में एक होती है श्रृंखला समावयता, हाँ, सबसे पहली बात तो समावयता क्या है, क्या पता है क्या किसी को समावयता क्या चीज होती है? समावयता किसी को पता है? तुम लोग बताओ कि मैं ही बताऊं? मैं ही बता देता हूँ। हाँ, तो समावयता जो होती है, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र डिफरेंट होते हैं, इसको बोला जाता है समावयता। अब ये समावयता जो है वो बहुत सारी प्रकार की होती है। श्रृंखला समावयता होती है, स्थान समावयता होते हैं, है ना, ज्यामितीय समावयता होती है, प्रकाशिकी समावयता होती है, और क्रियात्मक समूह समावयता होती है, संरूपीय समावयता होती है, संरूपणीय समावयता होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे समावयता होती है। तो सबसे पहली बात की श्रृंखला समावयता किसको बोलते हैं, जिसमें मूलानुपाती सूत्र समान ही होंगे। फॉर एग्जांपल एक आध ऐसा देखते हैं, जैसे CH3, CH2 और ये OH है, इसको हम क्या बोले, एथिल एल्कोहल करके बोले, एथिल एल्कोहल करके बोले, है ना। और यही चीज ऐसा रहता 2 कार्बन वाला, चलो 3 कार्बन वाला बनाए क्या, एक आध बन जाएगा, CH3, CH2, CH2OH करके। तो ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, मतलब ये है प्रोपेनॉल है ना, प्रोपेनॉल है। अब यदि इसी चीज को मैं ऐसा लिखता, CH3, CH और ये इधर से CH3 और CH2OH, ऐसा भी बन सकता था क्या? कितने कार्बन हो गए, 3 से 4 हो गए, 4 कार्बन हो गए। अब ठीक है वैलेंसी,
ठीक है, ये ऐसा है। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रोपेनॉल है ना, प्रोपेनॉल है। लेकिन इसमें ये ब्रांचेस हो गए कार्बन की जो है वो, हाँ, तो इसका नाम क्या होगा? आइसो प्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, 1 2 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा आइसो। यदि ब्रांच निकल जाते हैं तो आइसो बोल देते हैं। तो इसी में हो जाता है कि ये एक लंबी श्रृंखला के रूप में था और ये ब्रांचेस के रूप में था। मतलब कार्बन का अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग जगह हो चुका है। तो इसको बोला जाता है क्या चीज? श्रृंखला समवेता करके बोलते हैं कि इनका श्रृंखला जो है एक लंबी श्रृंखला थी और ये जो है वो ब्रांचेस के रूप में आ गए। तो इस प्रकार से श्रृंखला समवेता होती है। हाँ, इसको बोलेंगे क्या चीज? प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल करके बोलेंगे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो श्रृंखला श्रृंखला समवेता के बारे में बात कर रहा था। एक और एग्जांपल देखते हैं श्रृंखला समवेता का। CH3 CH2 CH2 और ये CH3, इसका क्या नाम होगा बताओ तो? नंबर ऑफ कार्बन 4 है ना, तो ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन। और ये एन ब्यूटेन। एक श्रृंखला जब लंबी चलती है तो उसको एन करके लगा देते हैं, एन ब्यूटेन करके, ठीक है। और इसी का CH3 CH CH3 और ये CH3। तो देखो मैंने क्या कहा कि समवेता वैसे पदार्थ होते हैं जिनके मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र डिफरेंट होते हैं। मूलानुपाती सूत्र का मतलब ये होगा कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 है। नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं? 4 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 3 3 6 4 10 है। इसमें 3 3 6 3 9 और 1 10 है। तो इस प्रकार दोनों के मूलानुपाती सूत्र समान है और संरचना डिफरेंट है। तो इसका क्या नाम है? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है नंबर ऑफ, है ना। और ये ब्रांचेस एक बना हुआ है इसलिए आइसो। तो आइसो और ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन इसका नाम। नहीं नहीं, नीचे या ऊपर कहीं भी हो सकता है। यदि 2 ब्रांच होते हैं ना कि नीचे भी रहे और ऊपर भी रहे एक साथ, तो नियो बोलते हैं। हाँ, तो अब ये जो है वो चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, एक ठोक है तो उसको बोलते हैं आइसो। जब दोनों तरफ रहेगा नीचे भी और ऊपर भी एक साथ, तब उसको नियो बोलते हैं। हाँ, तो ये तो रहा। और जब ब्रांचेस नहीं रहेंगे, एक लंबी श्रृंखला रहेगा तो एन लगा के बोलते हैं। तो ये समझ आ गया श्रृंखला समवेता की इनकी श्रृंखला जो है वो कम हो गई। हाँ, अब आता है संरूपी समावैता। तो संरूपी समावैता जो होती है यह एक प्रकार की त्रिविम समावैता होती है जो एकल बंध कार्बन कार्बन के चारों ओर मुक्त घूर्णन से उत्पन्न होती है। और संरूपी समावैता हाँ, संरूपी समावैता होती है तो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड रहे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे और इनके साथ में कोई चीज जुड़ा हुआ है, इनके साथ में कोई चीज जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ में, उनका हम घूर्णन पॉसिबल हो, घूर्णन पॉसिबल हो तो उसको बोला जाता है संरूपी समावैता करके बोलती है। और ये एल्केन के संरूपी समावैता 2 रूप में पॉसिबल है। एक होता है ग्रसित रूप और दूसरा होता है सांतरित रूप, सांतरित रूप। और इनके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को, याद है कि नहीं? ग्रसित रूप और एक सांतरित रूप होता है। तो ग्रसित रूप में कार्बन में कैसे होते हैं? हाइड्रोजन जो है जुड़ेंगे 3 हाइड्रोजन, तो ग्रसित रूप में कैसे रहेंगे? ऊपर की। हाँ, ऊपर की ओर इस प्रकार से रहेगा ग्रसित रूप में। इसको लंबा थोड़ा सा बना देता हूँ। ये कार्बन है तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस प्रकार से रहेंगे, है ना, ग्रसित रूप में। और ये ग्रसित रूप होता है गन्ने के जैसा बोला था, ऊपर की ओर जाएगा। और सांतरित रूप में नीचे की ओर रहेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से रहेंगे, ये कार्बन और ये कार्बन इसमें दिखेगा कि नहीं? ये कार्बन है तो हाइड्रोजन और नीचे वाला जो रहेगा वो अपोजिट होता है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों अपोजिट तो नहीं होता ना सांतरित रूप में?
एक जो है नीचे वाला अपोजिट रहता है। तो कार्बन स्वरूपी समावयता जो होती है एल्केन की दो प्रकार की होती है, एक ग्रसित रूप होता है, दूसरा सांद्रित रूप होता है। ग्रसित रूप में ये हाइड्रोजन दोनों जो है वो ऊपर ऊपर की ओर रहता है, और एक में सांद्रित रूप में एक नीचे की ओर रहता है, एक ऊपर। ये होता है सांद्रित रूप। हाँ, अब हम एल्केन बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन बनाने की विधि, तो एल्केन बनाते हैं एक तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण होता है, उनके साथ में किसी क्षार सोडा लाइम का क्रिया कराते हैं, तब बनता है एल्केन बनता है। तो एल्केन बनाने की विधियां। सर हाँ, शांतरिक रूप में तो दोनों नीचे की ओर होते हैं क्या? दोनों नीचे की ओर रहता है। अच्छा, तो ये जो होगा एक और हम इसको क्या बोलते हैं, सौहार्द प्रणाली में ऐसा था ना। सौहार्द प्रणाली में एक ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर, ये होता था इसका सांतरित रूप सौहार्द प्रणाली में। और न्यूमैन प्रक्षेप का जो था प्रणाली, ये सौहार्द प्रणाली, ये न्यूमैन प्रक्षेप था जी। न्यूमैन प्रक्षेप प्रणाली में ऐसा रहता था, और सौहार्द प्रणाली में वही रहेगा। सौहार्द प्रणाली में ये कार्बन और ये कार्बन तो दोनों नीचे की ओर होंगे, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। हाँ, तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसकी वजह से हो गया कंफ्यूजन। ये हुआ सांतरित रूप, ये भी है सांतरित रूप, ये भी है। लेकिन ये जो न्यूमैन प्रक्षेप का जो प्रणाली होता है न्यूमैन का, उसमें न्यूमैन के प्रणाली में एक ऊपर रहता है, एक नीचे की ओर रहता है, जबकि सौहार्द में दोनों जो है वो नीचे की ओर रहती है, ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये चीज है सांतरित रूप। ठीक है, थैंक यू। हाँ, एल्केन बनाने की विधियों के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं एल्केन। तो सबसे पहले तो हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को सोडा लाइम के साथ में जब गर्म करेंगे बुझे हुए चूने की उपस्थिति में, तब जाके बनता है हमारा एल्केन। तो इस प्रकार से ये हो गया। हाँ, अम्ल जानते हो, अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण का फार्मूला क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्रियात्मक समूह जानते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल का? किसी भी अम्ल का, अरे एसिटिक अम्ल का, अब तो बताओ एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH। हाँ, CH3COOH। तो RCOO और सोडियम लवण करके बोल रहा हूं तो Na करके, है ना। ये होता है अम्ल का। किसी अम्ल का हम क्रिया कराएंगे, किसके? सोडा लाइम के साथ में क्रिया करा रहे हैं, किसी क्षार के साथ में क्रिया करा रहे हैं NaOH करके, और इसको हम बुझे हुए चूने की उपस्थिति में, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तब क्या होगा? बेसिकली हमें बनाना क्या है? एल्केन बनाना है। एल्केन बनाना है, तो ये हमारा R है, चलो इसको मैं CH3 करके लिख देता हूँ, CH3 है। तो ये मीथेन बनाने के लिए हमें क्या करना है? एक हाइड्रोजन की जरूरत है। ये CH3 है, एक हाइड्रोजन की जरूरत है, तो CH4 करके बन जाएगा ये CH4, और बन गया एल्केन। अब बचत पार्ट में यहाँ पास COO ट्रिपल है, मतलब CO3 है, और ये सोडियम है, तो Na2CO3 करके बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, है ना। कार्बोनेट पर -2 का चार्ज रहता है, सोडियम पर +1 का चार्ज रहता है, जिसको डबल करने पर +2 हो जाता है, तो +2 और -2 बैलेंस हो जाता है और बन जाता है। ठीक है, तो Na2CO3 करके होता है। तो इस प्रकार से बन गया एल्केन। तो एल्केन बनाने की विधि में हम क्या पढ़े? सबसे पहले कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडा लाइम के साथ में किसी बुझे हुए चूने की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो एल्केन बनता है। अब डिपेंड ये करता है कि CH3 ले लिया, तुम लोग चाहो तो इसको C2H5 करके भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। हाँ, दूसरा है, पहला तो रहा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से, दूसरा है एल्किल हैलाइड से बनाएंगे। अच्छा, एल्किल हैलाइड का फार्मूला बताओ तो। इन जनरल एल्किल मतलब इन जनरल में, इन जनरल बोलो, जनरल कैसे दिखाते हैं एल्किल को? R से, है ना, R होगा। हैलाइड X, है ना, हैलाइड को X से दिखाते हैं, तो ये है इन जनरल में RX करके होता है एल्किल हैलाइड।
तो हम बात करेंगे एल्किल हैलाइड से बनाएंगे। एल्किल हैलाइड से किसी अपचयन करने पर, एल्किल हैलाइड का अपचयन करने पर मतलब हम हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे हैं। अच्छा चलो, मैं हाइड्रोजन से कराना है कि नहीं कराना है ये भी नहीं पता रहता मुझे, तब मैं क्या करता, ये एल्किल है, हैलाइड है और हैलोजन पर -1 का चार्ज रहता है और मुझे बनाना है एल्केन। एल्केन बनाना है तो कहीं ना कहीं मुझे एक हाइड्रोजन की जरूरत है, तो मैं ऐसा चीज लूंगा, या तो अम्ल लूंगा HCl करके लूंगा, या तो फिर अपचयन करना है करके सोचूंगा। तो इस प्रकार से सोचा जा सकता है कि हाँ मुझे अपचयन करना है, ठीक है। और ये किसी धातु की उपस्थिति में होती है, किसी धातु की उपस्थिति में, जैसे हाँ मैग्नीशियम, मरकरी, इनके अमलगम के रूप में, या Zn जस्ता की उपस्थिति में, ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड का जब हम अपचयन करते हैं तो R के साथ में H करके बन जाएगा, R के साथ में H मतलब एल्केन बन गया, और एक H और बचा है वो बन जाएगा HX करके बन जाएगा। अच्छा इसको हम कुछ मूर्त रूप देते हैं तो C2H5 और इसको I करके लिख देता हूँ, प्लस 2H करके हो जाएगा, ZnMgHg की उपस्थिति में होगा तो ये हो जाएगा C2H5 और अच्छा H6 कर देता हूँ, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया हूँ तो C2H6 और प्लस HI करके कर देता हूँ। तो ये है मेरा क्या चीज है, नाम एथेन है इसका नाम। तो इस प्रकार से एल्केन बन गया। तो दो चीज सीख गए, पहला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से, दूसरा एल्किल हैलाइड से बनाते हैं। तीसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के लिए हम अभिकर्मक का जो फॉर्मूला है, इन जनरल फॉर्मूला, वो क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला RMgX ये है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला ये है RMgX, एल्किल ग्रुप और कोई हैलाइड ग्रुप डाल सकते हो, RMgX। तो मुझे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करानी है, तो सबसे पहले क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए ये एल्किल हैलाइड लेते हैं, सबसे पहले एल्किल हैलाइड लेते हैं, उसको हम मैग्नीशियम के साथ में क्रिया कराते हैं। मैग्नीशियम के साथ में क्रिया कराते हैं किसी उष्मा और ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो ये इनके साथ में ऐड हो जाता है, योगात्मक अभिक्रिया होती है, तो RMg और X करके बनता है, RMgX करके बनता है। इसका हम जब जल अपघटन करते हैं, RMgX का जल अपघटन करेंगे, पानी के साथ क्रिया कराएंगे, तो पानी का नेचर ये होता है कि H+ में और OH- में ब्रेक होता है, H+ और OH- में ब्रेक होगा, तो ये जो हाइड्रोक्सिल, अब हम ये जानते हैं कि एल्किल जो है वो पॉजिटिव रहता है, और Mg मैग्नीशियम भी +2 का रहता है, पॉजिटिव रहता है, और हैलाइड जो रहता है नेगेटिव रहता है। तो ऑब्वियसली ये जो है हाइड्रोक्सिल है वो किसके साथ में ऐड होगा, मैग्नीशियम के साथ में होता है, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में ऐड होंगे, तो ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब उसके बाद में इनका जो हाइड्रोजन रहता है, हमें तो एल्केन चाहिए, एल्केन चाहिए, तो ये RH करके एल्केन बन जाएगा, और ये MgOX OHX करके हो जाएगा, ये RH प्लस MgOH और ये X कर, इस प्रकार से। हाँ ये जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है वो 3 चीज से क्रिया करके क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। एक है तो हो गया तुम्हारा जल के साथ क्रिया करके एल्केन बनाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जल के साथ क्रिया करके एल्केन बनाता है। दूसरा है एल्कोहल के साथ में, एल्कोहल, तो जल के जगह में क्या यूज करूंगा मैं, एक एल्कोहल यूज कर लूंगा मैं, और ये है RMgX करके। तो पहला है जल के साथ क्रिया करके भी एल्केन बनाता है, और फिर यहाँ से H पॉजिटिव में और इतना नेगेटिव में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव में हुआ तो RH करके हो गया, एल्कोहल के साथ में क्रिया करता है तब भी, तो ये फिर ये नेगेटिव वाला जो है वो मैग्नीशियम के साथ जुड़ता है, तो ये MgX और ये हो जाएगा OC2H5 करके, ठीक है। तो जल के साथ में, एल्कोहल के साथ में, और एक है अमोनिया के साथ में।
अमोनिया के साथ में भी क्रिया करेगा तो ये RMG और ये X प्लस NH3 अमोनिया, अमोनिया के साथ भी क्रिया करेगा तो ये बच जाएगा तुम्हारा एक हाइड्रोजन, इसको मिला तो ये RH करके हो गया, एल्केन बन गया RH और प्लस अब NH2 बचा हुआ है, तो NH2 बचा हुआ है तो Mg इधर X और ये NH2। तो इस प्रकार से याद रखना कि जल के साथ क्रिया करके भी एल्केन बनाता है, एल्कोहल के साथ भी क्रिया करके एल्केन बनाता है, अमोनिया के साथ में क्रिया करके भी एल्केन बनाता है, और ये है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का क्रिया जो है वो हम जल, एल्कोहल और अमोनिया के साथ में कराए हैं। ठीक है, एक है वुर्ज संश्लेषण द्वारा एल्केन बनाना। वुर्ज संश्लेषण में याद रखना एल्किल आयोडाइड का यूज करते हैं हम, एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड का फार्मूला बता सकते हो क्या, इन जनरल फार्मूला? एल्किल आयोडाइड CH3। हाँ, इन जनरल में RI है ना, इन जनरल में एल्किल को हम R ही बोलते हैं, या तो फिर नाम में बोलते हैं मेथिल बोलते हैं या एथिल बोलते हैं, प्रोपिल बोलते हैं, लेकिन इन जनरल में एल्किल बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। तो RI करके, तो ये हो गया एल्किल आयोडाइड के साथ वुर्ज अभिक्रिया ना, वुर्ज संश्लेषण, वुर्ज संश्लेषण अभिक्रिया से भी हम बनाते हैं एल्केन बनाते हैं। तो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मतलब एल्किल आयोडाइड का किसी सोडियम के साथ में क्रिया कराते हैं, सोडियम के साथ में क्रिया कराते हैं, इसको मैं डबल मात्रा में ले लिया हूं। यार ये एल्किल हैलाइड था, उसको मैं दो भाग में ले लिया हूं ना, एक यहाँ पास ले लिया हूं, एक यहाँ पास ले लिया हूं, कोई बुराई नहीं है, अलग अलग जगह लो चाहे एक जगह लो। ये है ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो बनता क्या है, एल्केन बनता है। तो ये R और ये R आपस में बन जाएगा एल्केन, R और R प्लस अब बचा क्या, I और I दो जगह बचा है और ये सोडियम है तो 2 टाइम्स ऑफ NaI, ये होता है वुर्ज संश्लेषण अभिक्रिया। वुर्ज संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड ना बोल के तुम बोलना एल्किल आयोडाइड बोलना, आयोडीन का हम यूज करेंगे। तो एल्किल आयोडाइड का किसी धातु की उपस्थिति में, किसी धातु के साथ किसी ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। अब फॉर एग्जांपल ये ऐसा रहता C2H5I प्लस 2 टाइम्स ऑफ Na प्लस I C2H5 करके, तो ये हो जाता C2H5 और C2H5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ NaI। चलो बच्चों बताओ इसका क्या नाम है, क्या नाम है? हाँ कुछ नहीं, क्या है? हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है बोलो? ब्यूटेन। हाँ हाँ, क्या बोलते हो तुम? ब्यूटेन। एथेन है ये, कहाँ से एथेन है? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। कहाँ, मुझे आंख में 4 दिख रहा है, मुझे दिव्य दृष्टि मिला है कि तुम्हें नहीं मिला है? हाँ, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, मतलब कार्बन के अकॉर्डिंग नाम बोलते हैं ना, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है इसका नाम, तो ये है ब्यूटेन। हाँ, डाई एथेन कैसे बोलोगे यार, नहीं बोलोगे ना, डाई एथेन कैसे, या तो डाई एथिल एल्कोहल ऐसा कुछ रहता, क्रियात्मक समूह के साथ जुड़ा रहता तब कुछ बोल पाता, डाई एथेन कैसे बोल दोगे? हाँ ठीक, तो ये है ब्यूटेन है ना, श्रृंखला जो है वही बताया ना, श्रृंखला समवेता, कुछ भी लिख सकते हैं, श्रृंखला के रूप में लिख सकते हैं या, चलो ठीक। और क्या है, वुर्ज संश्लेषण अभिक्रिया हो गया, सब याद रखते जाना भाई। चलो आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो क्या है, एल्किन या एल्काइन के हाइड्रोजनीयकरण से है, एल्किन या एल्काइन के हाइड्रोजनीयकरण से बनाते हैं। तो एल्किन का हाइड्रोजनीकरण बोल रहा हूं, तो चलो एल्किन बताओ कुछ, एल्किन या एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण से, हाइड्रोजनीकरण मतलब बेसिकली हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे। हाँ, अब कोई एल्किन बताओ, तो कोई एल्किन, ये R
सी और इसके बीच में डबल बॉन्ड हो गया, कोई एल्किन है ना, एल्किन बोल रहा हूँ तो डबल बॉन्ड वाला। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, एक होंगे कि दो होंगे? एक होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन दो होगा। तो ये हो गया हमारा कोई एल्किन है, कोई एल्किन है, और इसका हम हाइड्रोजनीकरण करेंगे, मतलब हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कराएंगे। किसी कोई भी धातु का यूज कर लेंगे उत्प्रेरक के रूप में, जिससे वो क्रिया को आगे बढ़ा सके, धातु उत्प्रेरक के रूप में। तो इनसे बनता क्या है, एल्केन बनता है। तो एल्केन बनता है, तो एल्केन में तो डबल बॉन्ड नहीं रहता है, डबल बॉन्ड नहीं रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है एल्केन में, है ना। एल्कीन में रहता है डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में एक यहाँ पास और एक यहाँ पास, इनको मिलता रहेगा। तब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो आके एक इसके साथ जुड़ गया, एक इसके साथ जुड़ गया। तो फाइनली ये बन जाएगा क्या चीज, RCH2 और ये CH3, इस प्रकार से हो जाएगा। तो एल्कीन से एल्केन जो है वो बनाने की ये विधि है। आ गया क्या समझ में सबको? सबको आ गया समझ में? काफी समझदार हो। ठीक ठीक, काफी समझदार। चलो, और है एथाइन। एथाइन तो ये कार्बन और ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, नाम बस पता है कि एल्किन और एल्काइन से करना है करके, तो कार्बन कार्बन दो ठोक बॉन्ड बस लिख दो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड करके भी लिख सकते हो, है ना। अब इंसान इतना सुविधा देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्यों हंसती हो, हैं? अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, तो इसमें क्या होगा, वही है कि एक जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है, यहाँ पास एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और दो पाई बॉन्ड बन रहा है। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बार जैसे ब्रेक करते हैं पाई बॉन्ड को, तो फिर एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास आ जाएगा ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया। तो इस प्रकार से एल्काइन से एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड और CH डबल बॉन्ड करके। उसके बाद में फिर हाइड्रोजनीकरण करेंगे इसका किसी धातु की उपस्थिति में। चलो निखिल धातु का उपयोग कर लेते हैं। हाँ, तो ये बन जाएगा फिर से एल्केन में चला जाएगा, CH2 CH3 होगा। ये कैसे हो गया, 2 2 4, तो यहाँ से CH2। अच्छा, यहाँ पास यही तो दिक्कत है, तुम लोग को बोल भी देते हैं कि चलो कार्बन कार्बन ही लिख देना करके, तो ये भी नहीं बताते सर हाइड्रोजन भी तो लिखना है करके। हाँ, तो ये CH2 होगा और ये CH3 और CH3। बस तुम ही करो मरो, जो भी करो आप ही पढ़ो, आप ही समझो, हमें क्या करना है। हाँ, तो ये है CH3। चलो गलती से इसका भी नाम पूछ दे बाय द वे तुम लोगों को, तो तुम लोग सही क्या नाम बताओगे इसका? मैं गलती से पूछ रहा हूँ, तुम लोगों को सही बताना है, क्या नाम है उसका? हाँ चलो बताओ तुम। डाई मेथिल क्या नाम बताना है इसका, क्या नाम है? ये CH3। कैसे जानते हैं नाम? हाँ, कैसे जानते हैं नाम? कार्बन को देख के। कितने कार्बन हैं? हाँ, अब दोनों आंखों से दिखा। हाँ, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन किसका नाम? एथेन है। ये तो हो गया एथेन। ठीक है, गुमराह नहीं होना है भाई। इन लोग ऐसा गुमराह करते हैं लोगों को नंबर काटने के लिए, कहीं से भी मौका मिल जाए। बाकी वो तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम जैसा बनाना चाहो बन जाएगा। चलो, ये तो रहा भाई, 3-4 ठोक चीजों से सीख गए कि एल्केन बनाने की विधि। तो कल मेरे लिए बना के लाना तुम लोग, देखता हूँ टेस्ट करके अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा खा पी के, है ना। तो भौतिक गुण के बारे में है इसके, उसके बाद में रासायनिक गुण के बारे में कल बात करेंगे। आज भौतिक गुण के बारे में है। भौतिक गुण, एल्केन अपने भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित करता है। जैसे इनकी दशा, प्रथम 4 सदस्य जो होते हैं वो रंगहीन गंधहीन गैस होती है। 4 सदस्य का मतलब कौन कौन? प्रथम 4 सदस्य बोल दिए, हम तो इमेजिन ही नहीं कर पाए सर किसके बारे में बोल रहे थे, ऐसा नहीं होता। मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो ये जो रहते हैं वो गैस के रूप में रहते हैं। रंगहीन व्हाइट कलर का रहता है, गंधहीन कुछ भी स्वाद नहीं होते हैं, है ना, गंधहीन रहता है। लेकिन उसमें और कुछ एक्चुअल में मीथेन जो, हाँ अब तुम लोग बोलोगे कि सर आप ही ने तो बताया था कि जो गैस की टंकी होती है उसमें मीथेन गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो भरे रहते हैं, लेकिन जब गैस जो लीक होता है तब तो वो स्मेल आता है कि हाँ गैस लीक हो रहा है, उसका वो टोटी को बंद किए हो कि नहीं किए हो, ऐसा करके पता चल जाता है ना।
तो एक्चुअल में उसमें कुछ भी गंध नहीं होती है, लेकिन अलग से दूसरी गैस उसमें डाला जाता है कि वो गंध आए करके, नहीं तो फिर किचन वाले का तो वाट लग जाएगा, है ना, चलता जा रहा है फिर आग लगते जा रहा है, तो वो पता चले करके ऐसा डाला जाता है उसमें। एक्चुअल में वो मीथेन गैस की गंध नहीं होती है। हाँ हाँ, तो अन्य और सदस्य, उच्चतर सदस्य जो होते हैं, जैसे कार्बन 15 तक के सदस्य जो होते हैं, वो रंगहीन गंधहीन द्रव है, और शेष जो होते हैं अगले सदस्य रंगहीन गंधहीन ठोस होते हैं। तो ठोस होते हैं तो धीरे धीरे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, 70 तक भी पहुंच जाती है, उन लोग ठोस होते लगता है। ठीक। विलेयता, ये जल में अविलेय है, किंतु कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, ईथर और बेंजीन में विलेय होते हैं। अणुभार की वृद्धि के साथ साथ इनकी विलेयता जो होती है वो कम होती जाती है। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं और घुलने की क्षमता जो है वो कम होती है। क्यों होती है कम? क्योंकि उसमें क्या है, कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है। कार्बन की संख्या मतलब कार्बनिक तत्व ज्यादा बढ़ते जाता है, तो वो कार्बनिक चीजों में घुलना चाहेगा, न कि पानी के साथ। विशिष्ट घनत्व, अणुभार के बढ़ने के साथ साथ इनका विशिष्ट घनत्व जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। गलनांक व क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक अणुभार की वृद्धि के साथ साथ नियमित रूप से बढ़ते जाते हैं। कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, श्रृंखला बढ़ते जाते हैं, बॉन्डिंग बढ़ते जाते हैं, तो इनके गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। तो ये तो रहा इनके भौतिक गुण के बारे में। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं और फिर कल से पढ़ेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय।